श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। आज हम संस्कृत व्याकरण के इस क्रम में समास शुरू करते हैं। समास क्या होता है? समास एक शब्दों का संक्षिप्तीकरण होता है। बहुत सारे शब्द होते हैं, उनको हम संक्षिप्त रूप से लिखते हैं, उसको समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों में लगी संस्कृत शब्द रूप विभक्तियों को हटा करके और शब्दों के मूल स्वरूप में पास पास में लिख देना समास कहलाता है। यानी कि जब कोई दो या दो से अधिक शब्द होते हैं, संस्कृत में शब्द रूप में लिखे हुए होते हैं, शब्द रूपों में जो लिखे हुए होते हैं, उनको शब्द रूपों को हटा करके और विभक्तियों को हटा करके और पास पास में लिख देते हैं। बिल्कुल एक ही लाइन में लिख देते हैं, एक लाइन के नीचे लटकते हुए लिख देते हैं। एक इस लाइन में लिखा हुआ है, इस लाइन के नीचे लटक रहा है, एक इस लाइन के नीचे लटक रहा है, दोनों के अंदर विभक्ति लगी, उसको हटा करके पास पास में लिख देते हैं, उसे समास कहते हैं। और समास शब्द सम उपसर्ग और आस धातु से हुआ है। सम का मतलब अच्छी तरह से और आस का मतलब बैठना, यानी अच्छी तरह से पास में आकर बैठता है। जब एक शब्द दूसरे शब्द के पास में आकर बैठ जाता है, उसको क्या कहते हैं? समास। समास शुरू करने से पहले हम बता देते हैं कि हमारे YouTube चैनल पर कक्षा 6ठी से 10वीं तक संस्कृत की किताब के सारे पाठों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है और 6ठी से 10वीं तक संस्कृत व्याकरण को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। तो प्रत्येक कक्षा की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई, प्लेलिस्ट में जाकर के आप किताबों की अलग प्लेलिस्ट है और संबंधित कक्षा की व्याकरण की अलग प्लेलिस्ट है। तो वहां पर आप अपनी कक्षा की व्याकरण अलग से और पाठों के, जैसे 6ठी क्लास की पाठ्य पुस्तक है, उसके सारे पाठ उसी प्लेलिस्ट में आएंगे। प्लेलिस्ट आप खोल दें, वीडियो खोल करके, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। उसके बाद में हमारे चैनल के नाम पर आप क्लिक करेंगे तो आपके ये आएगा और प्लेलिस्ट दबाओगे तो प्लेलिस्ट में ये सारी आ जाएगी। और रीट, राजस्थान की रीट परीक्षा में जो संस्कृत के 30 नंबर का पोर्शन है, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से करवाया। उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप रीट के संस्कृत व्याकरण के 26 टॉपिक और उसके अलावा जो भी विधियां हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं। यानी कि संस्कृत व्याकरण का चाहे कोई भी टॉपिक है, सारे टॉपिक हमारे चैनल पर उपलब्ध है। वर्णमाला, उच्चारण स्थान, प्रयत्न, संधि, अव्यय, शब्दरूप, धातुरूप, समास, कारक, प्रत्यय, वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, विभक्ति, विशेषण, विशेष्य, उपसर्ग, संवाद लेखन, कथा लेखन, प्रार्थना पत्र, अनुवाद, गद्यांश, पद्यांश और पाठ्य पुस्तक सारी की सारी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आपको केवल प्लेलिस्ट में जाकर के ढूंढना है। अब हम शुरू करते हैं समास। समास की परिभाषा आपको समझ में आ गई। इस संस्कृत में इसका परिभाषा है सम सनम समास है, यानी संक्षिप्तीकरण ही समास कहलाता है। अब विग्रह क्या होता है? दो मूल स्वरूप में पास पास में लिखे हुए शब्दों को, मूल स्वरूप में लिखे हुए पास पास में शब्दों को फिर से विभक्तियां लगा करके दूर दूर लिख देना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। बात खत्म हुई। अब है प्रकार। समासा चतुर्धा। समास 4 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में समास 4 प्रकार के होते हैं, हिंदी में 6 प्रकार के होते हैं, परंतु लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 5 प्रकार के होते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। समास है पंचधा तत्रादो केवल समास है, यानी समास 5 प्रकार के हैं। उसमें सबसे पहला केवल समास है। तो समास 5 प्रकार के, पहला केवल समास है। ये कौन कहता है? लघु सिद्धांत कौमुदी कहती है, लेकिन उसको समास की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें पद की प्रधानता नहीं होती है, इसलिए पद के प्रधान के आधार पर समास कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अब देखो पद की प्रधानता क्या है। पद की प्रधानता के अनुसार समास 4 प्रकार के होते हैं। अब देखो 4 प्रकार के जो समास होते हैं ना, प्रायेण, पूर्व, पदार्थ, प्रधानो, अव्यय भावो। प्रायेण, प्रायेण, पूर्व, पूर्व, पदार्थ, पद प्लस अर्थ, प्रधान, प्रधान, अव्यभाव, अव्यभाव। आ रहा है समझ में? प्रायः, पूर्व, पद, अर्थ, प्रधान, अव्यभाव। प्रायः पहले पद की प्रधानता, पहले पद के अर्थ की प्रधानता वाला अव्यभाव होता है। पहले पद की नहीं, पद के अर्थ, पदार्थ लिखा इसने। पहले पद के अर्थ की प्रधानता वाला अव्यभाव होता है और दूसरे पद के अर्थ की प्रधानता वाला तत्पुरुष होता है। द्वितीय पद के
प्रायणोत्तर, प्रायणोत्तर, प्रायण उत्तर पद अर्थ प्रधान तत्पुरुष है। प्रायण उत्तर पद अर्थ प्रधान तत्पुरुष है, यानी दूसरे पद की प्रधानता वाला तत्पुरुष होता है। प्रायण उभय पद अर्थ प्रधान द्वंद्व है। प्राय उभय का मतलब दोनों पदों के अर्थ की प्रधानता वाला द्वंद्व समास होता है। प्रायण अन्य पद अर्थ प्रधान है बहुव्रीहि। प्राय अन्य पद के अर्थ की प्रधानता वाला बहुव्रीहि होता है। अब देखो प्रधानता, प्रथम पद अविभाव, द्वितीय पद तत्पुरुष, दोनों पद द्वंद्व और अन्य पद बहुव्रीहि। आ गया समझ में? अब तत्पुरुष का भेद कर्मधारय है और कर्मधारय का भेद द्विगु है। तत्पुरुष का प्रकार है कर्मधारय। कर्मधारय कोई स्वतंत्र समास नहीं है संस्कृत में। तत्पुरुष का प्रकार है कर्मधारय और कर्मधारय का प्रकार है द्विगु। इस प्रकार संस्कृत में समास 4 प्रकार के, यहां देख लो। अव्ययभाव समास पहला, तत्पुरुष दूसरा, द्वंद्व तीसरा, बहुव्रीहि चौथा। तत्पुरुष का प्रकार कर्मधारय और कर्मधारय का प्रकार द्विगु। आ गया समझ में? याद रखना पड़ेगा। अब यहां एक बात देख लो, केवल समास का विशेष नाम नहीं दिया गया। ये कौन लिखते हैं? लघु सिद्धांत कौमुदी में लिख रहे हैं। केवल समास का विशेष नाम नहीं दिया गया है। यह सुबंत और सुबंत का सुबंत के साथ होता है। सुबंत सुबंत क्या होते हैं? शब्द रूप का शब्द रूप के साथ समास होता है। तो केवल समास वहां चला गया। तो अब अपन कितने अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं हिंदी के अनुसार समासों की क्या परिभाषा है, क्या होता है इन समासों में। अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है और वो अव्यय क्या होता है? प्रधान होता है। इसीलिए इसका नाम पड़ेगा अव्ययभाव। संस्कृत में इसका सामासिक शब्द हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में लिखा जाएगा, यानी कि चाहे पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो, अव्यय के जस्ट बाद में जो भी शब्द होगा उसको नपुंसकलिंग में लिखना पड़ेगा। जैसे फलम की तरह लिख सकते हो, अगर अकारांत है तो फलम की तरह, इकारांत है तो दधि की तरह, और उकारांत है तो मधु की तरह उस शब्द को लिखोगे आदि की तरह। प्रथम पद अव्यय होने के कारण इसका नाम अव्ययभाव नाम पड़ गया। अव्ययभाव समझ में आया? समझ में? पहला पद अव्यय होता है, अव्यय के कारण इसका नाम अव्ययभाव पड़ा है। जो अव्ययभाव समास पड़ा है उसी नाम के कारण, जिस नाम के कारण इसका प्रधान पद होता है। क्या समझ में आया? प्रथम पद अव्यय होता है और वो प्रधान होता है, अव्ययभाव होता है। आगे समझ में? बना हुआ शब्द, सामासिक शब्द को नपुंसकलिंग एक वचन में लिखोगे, चाहे बहुवचन हो चाहे स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो, उसको एक वचन में लिखना पड़ेगा। 2 बात याद रखनी, पहले पहला पद अव्यय, दूसरे पहला पद प्रधान, तीसरे बना हुआ शब्द नपुंसकलिंग में लिखा जाएगा, फलम दधि और मधु की तरह। बात क्लियर हुई? अब तत्पुरुष समास बहुत बड़ा समास है, ठीक है ना, जिसका द्वितीय पद प्रधान हो। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान क्यों होता है? क्योंकि प्रथम पद की विभक्ति चेंज होती रहती है, इसीलिए प्रथम पद प्रधान नहीं होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। संस्कृत के अनुसार द्वितीय पद में प्रायः प्रथमा विभक्ति का प्रयोग, प्रथमा विभक्ति वाला बहुत ज्यादा प्रधान होता है। वाच्य में भी प्रथमा विभक्ति होती है, वो प्रधान होता है। क्रमवाच्य में क्रम में प्रथमा, भाववाच्य में क्रमवाच्य में कर्म में प्रथमा और कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा, तो वो प्रधान होता है। तो यहां पर भी द्वितीय पद प्रधान है, क्योंकि प्रायः है यानी अधिकतर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है किसमें? द्वितीय पद में, इसलिए द्वितीय पद प्रधान होता है। प्रथम पद में विभक्तियां बदल बदल कर लिखी जाती हैं, अतः द्वितीय पद मुख्य हो गया। बात आ गई समझ में? तत्पुरुष समास में द्वितीय पद में प्रथमा विभक्ति होती है और प्रथम पद में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी चेंज होती रहती है। द्वितीय पद में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब यहां देखो, तत्पुरुष का प्रकार कर्मधारय है। तत्पुरुष का प्रकार क्या है? कर्मधारय समास होता है। यहां पहला पद दूसरे पद के कर्मों को धारण करता है। पहला पद होता है ना, वो दूसरे पद के कर्मों को धारण करता है प्रायः, यानी कि पहला पद विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है। अर्थात प्रायः दोनों पद विशेषण विशेष्य होते हैं या उपमान उपमेय होते हैं। उपमान उपमेय मतलब शब्द 2 होते हैं लेकिन चीज एक ही होती है। विशेषण विशेष्य में शब्द 2 होते हैं लेकिन चीज एक ही होती है। तो यहां पर कर्मधारय समास आ गया ना, यहां कर्मधारय समास के अंदर तत्पुरुष की जो ये विशेषता है उसमें थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि दोनों शब्दों में
प्रथमा विभक्ति होती है। यहां पर तो द्वितीय पद में प्रथमा होती है और प्रथम पद में बदल बदल करके लिखी जाती हैं। अब कर्मधारय का प्रकार द्विगु होता है। कर्मधारय समास का द्विगु होता है। द्विगु में बस इतना होता है कि द्विगु में प्रथम पद संख्यावाची होता है और संख्यावाची शब्द नित्य विशेषण होते हैं। तो यहां पर कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण होता है, लेकिन यहां द्विगु में तो नित्य विशेषण यानी संख्यावाची शब्द विशेषण ही होता है। अतः प्रथम पद विशेषण व द्वितीय पद विशेष्य ही होता है द्विगु समास में। कुछ बात समझ में आ रही है? तत्पुरुष समास सबसे बड़ा समास है। इसके अंदर हम 15 प्रकार के तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। आगे शॉर्ट में पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से एक एक समास कंटिन्यू बहुत कम समय में याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। अब बात करते हैं द्वंद्व समास की। जहां दोनों पद प्रधान हो या दोनों पद बराबर एक जैसे हो वहां पर द्वंद्व। ये द्विगु और द्वंद्व में कंफ्यूज हो जाते हैं। द्वि का मतलब दो होता है, दो मतलब संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची होता है द्विगु। और द्वंद्व में देखो द्वंद्व है ना, द्व द्व एक जैसे, दोनों द्व और द्व बीच में नहीं आ गया, तो दोनों पद एक जैसे होते हैं, वो द्वंद्व होता है। द्वंद्व द्विगु में कंफ्यूज नहीं होना। रात दिन अध्ययन करते हैं उनको तो पता ही है, लेकिन कभी कभार पढ़ते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि द्विगु कौन सा होता है और द्वंद्व कौन सा होता है। जहां दोनों पद प्रधान हो या दोनों पद बराबर हो वहां द्वंद्व समास होता है। संस्कृत दो बराबर वस्तुओं या समूहों के बीच च से जाना जाता है। संस्कृत में ये दोनों शब्दों के बीच में च लगता है और 2 बार लगता है। 4 से द्वंद्व कहता है, जो 2 बार लगाओगे तो भी चलेगा। ये द्वंद्व समास हो गया। अब बहुव्रीहि समास, जहां पर तीसरा अर्थ निकलता हो, जहां पर कौन सा अर्थ निकलता हो? तीसरा अर्थ निकलता हो, चाहे प्रथम पद संख्यावाची हो। प्रथम पद संख्यावाची होता है, वो द्विगु होता है, लेकिन तीसरा अर्थ निकल गया तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आगे समझ में, चारों के चारों समझ में आ गए। और कर्मधारय और द्विगु भी समझ में आ गए, जो संस्कृत के अंदर नहीं होते हैं। तत्पुरुष के भेद होते हैं, बाकी आपके तत्पुरुष का भेद कर्मधारय और कर्मधारय का भेद द्विगु होता है। लेकिन हिंदी में ये अलग से है, कर्मधारय समास अलग है, द्विगु अलग है। तो 2 और 4 6 समास हो गए। संधि, कारक, वाच्य, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, अशुद्धि, संशोधन, अनेक संस्कृत व्याकरण के टॉपिकों को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के शिक्षा गुरु संस्कृत को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम अलग अलग समास के उदाहरण और उनको किस तरीके से प्रयोग में लाए जाते हैं समझते हैं। सबसे पहले अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास को हम 8 प्रकार से समझेंगे और ये 8 प्रकार से आपने समझ लिए हैं, तो उसके बाद में अव्ययभाव समास में बाकी कुछ नहीं रहेगा। हम आपको बता दें, मेन चीज अपन आप भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि उदाहरण ही सब कुछ होता है। तो यहां पर अव्यय भाव के अंदर प्रथम पद अव्यय होता है, और अव्यय लगभग क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग सभी क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। इसलिए यहां पर अनु, उप, निर, प्रति, यथा, आ आदि क्या है? उपसर्ग है। इन उपसर्गों के प्रयोग से हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, उसके हिंदी अनुवाद के अनुसार हम यहां पर अध्ययन कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले अनु वाला, तो आपको ये 8 चीजें माइंड में रखनी है और दिमाग में अच्छे से एक सारणी बनानी है, बिना पेन और बिना कॉपी के माइंड में रखना है, तब जाकर के अव्ययभाव समास माइंड में रहेगा। अनु, अनुराजम, अनुगंगम, अनुरथम, ये 3 उदाहरण मैंने दिए। अब 3 उदाहरण के आधार पर आपको लाखों शब्द दिमाग में रखने हैं, क्योंकि अनु के बाद में जो शब्द होता है ना, उस शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन लगा करके पश्चात लिखना है। अनु काट देना। अनु का मतलब पश्चात होता है, अनु का मतलब बाद में, पश्चात का मतलब बाद में होता है कि नहीं होता है। अनु जय, जय का मतलब जन्म लेना है। अनु यानी बाद में, जय यानी जन्म लेने वाला, बाद में जन्म लेना। तो अनु का मतलब पीछे पीछे होता है। तो राजम, ये राजम शब्द नपुंसकलिंग में लिखा हुआ, तो शुरुआत में बताया था ना, अव्ययभाव समास का सामासिक शब्द नपुंसकलिंग में लिखा जाता है। तो ये तीनों नपुंसकलिंग में लिखे हैं। ये राजम शब्द पुल्लिंग है, लेकिन नपुंसकलिंग में लिखा। अनुगंगम, ये गंगा शब्द है, गंगा शब्द स्त्रीलिंग है, लेकिन फिर भी नपुंसकलिंग में लिखा। अनुरथम, ये रथ शब्द नपुंसकलिंग है, फिर भी नपुंसकलिंग में लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, राज्ञ पश्चात, ये षष्ठी एक वचन है, राजा के बाद में। अनुराजम यानी राजा के पश्चात। आया समझ में? तो यहां षष्ठी एक वचन लगाना है, चाहे कोई भी शब्द हो। यहां देख लो, अनुगंगम, तो बाद वाला शब्द गंगम है, गंगम को षष्ठी में लिखा गंगायाः, क्योंकि गंगा स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में लिखा जाएगा। गंगायाः षष्ठी विभक्ति एक वचन में लिखा।
और उसके बाद में अनु का मतलब यहां पर पश्चात लिख दिया। शब्द रूप मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है कि शब्द रूप संस्कृत की आत्मा है। शब्द रूप और धातु रूप, शब्द रूप याद नहीं है तो आप कोई टॉपिक नहीं पढ़ सकते। यहां देखो शब्द रूप कहां हमारा है, जिसको ये पता नहीं है बहुत प्रॉब्लम हो रही है। शब्द रूप धातु रूप क्लियर करो, फिर बाद में सारे टॉपिक पढ़ो। 20-30 टॉपिक है संस्कृत के सारे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहां देखिए, अब दिमाग लगाइए। अनुगंगम, गंगा या पश्चात, गंगा के बाद में। अनुरथम, रथ शब्द के अंदर षष्ठी लगाया, रथस्य, राम की तरह रामस्य, रथस्य, फिर पश्चात, रथ के बाद में। तो अनु वाला कोई भी आएगा तो आप कर लोगे ना। अनु के बाद में कोई भी शब्द लगाएंगे, जैसे मैं कहूं अनु कैलासम, तो कैलास से पश्चात। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है। अब देखिए उप वाला उदाहरण देख रहे हैं। उपग्रहम, तो उप का मतलब पास में होता है। उप का मतलब क्या होता है? पास में होता है। कोई चीज पास में होती है ना, बिल्कुल, उसको कहते हैं उप। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जैसे कोई नगर है, उस नगर के पास में एक छोटा सा नगर, उसको कहेंगे उपनगर। कोई अध्यक्ष है, उसके पास में एक छोटा सा अध्यक्ष और है, तो उसको कहेंगे उपाध्यक्ष। एक प्रधानमंत्री है, उसके पास में एक और है, तो उसको कहेंगे उप प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। तो उप का मतलब बिल्कुल पास में होता है, ये उप उपसर्ग। उपग्रहम, ग्रहम के अंदर षष्ठी लगाओगे, सबके अंदर षष्ठी लगेगी। कोई कारक का नियम आ गया तो विभक्ति चेंज करोगे, वरना षष्ठी ही लगेगी। गृहस्य, और उप का मतलब लिखोगे पास में। ऊपर तो लिखोगे, अनु का मतलब पश्चात लिखोगे, और ग्रह का क्या लिखोगे? गृहस्य समीपम, घर के पास। यहां पर आगे दो उपाध्यक्षम, नपुंसकलिंग में लिखोगे। तो यहां पर दीर्घ संधि से उप प्लस अध्यक्षम संधि भी याद होनी चाहिए। अध्यक्षस्य समीपम, अध्यक्षस्य समीपम, आ गया समझ में? उपाध्यक्षम, अध्यक्षस्य समीपम, अध्यक्ष के पास में। उप यमुनम, यमुना शब्द है, नपुंसकलिंग में लिखा हुआ है, क्योंकि सामासिक शब्द नपुंसकलिंग में लिखा जाता है। यमुनायाः, षष्ठी एकवचन आकार स्त्रीलिंग शब्द। यमुनायाः समीपम यानी पास में। आ गया समझ में? उप आपको समझ में? उप वाला कोई भी शब्द आएगा आप कर लोगे। अनु और उप पढ़ चुके, अब सह पढ़ते हैं। सह लिखो चाहे सह लिखो, ठीक है ना? सिर्फ सह लिखोगे तो उसका मतलब साथ में। और सह, सह, शाकम, शमम, शारदम कारक रूप में आपने पढ़ा, कारक पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो हमारे YouTube चैनल के अंदर जाकर के 5 वीडियो बने हुए हैं कारक के, सारे कारक के नियम समझ में आ जाएंगे। सह, साकम, समम, सारदम के साथ में तृतीया विभक्ति आती है, इसलिए षष्ठी की जगह तृतीया का प्रयोग हो जाएगा। पहला उदाहरण है साश्चर्यम। साश्चर्यम के अंदर सा का दीर्घ संधि से अलग हो गया, सह प्लस आश्चर्यम। तो बाद वाला शब्द आश्चर्यम है, आश्चर्यम के साथ में तृतीया विभक्ति, बाद वाला पहले लिखा जाता है। आश्चर्येण, फिर सह का सहितम लिखोगे, आश्चर्येण सहितम यानी आश्चर्य के साथ, क्योंकि सहितम के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, कारक का नियम है। स आश्चर्यम, आश्चर्येण सहितम, फिर सचित्रम, चित्रम के अंदर चित्रेण लिख दिया, सह का मतलब सहितम, चित्रेण सहितम आया, तृतीय विभक्ति यहां पर लिखा हुआ है, चित्र के साथ। शांतम के अंदर संधि विच्छेद पढ़ेंगे तो सह प्लस अंतम आएगा। अंतम का क्या कर दिया अपने? अंतेन। सह का मतलब सहितम, अंतेन सहितम, अंत के साथ। तो शांतम के अंदर नपुंसकलिंग में लिखे हुए हैं, क्योंकि नपुंसकलिंग में लिखे जाते हैं, लेकिन जो मूल होता है लिंग वो यहाँ पर प्रदर्शित होता है। यानी कि कुल मिला के सह के साथ में तृतीय विभक्ति होती है, इसलिए स यहाँ पर आएगा मूल रूप से। सह के साथ में जो भी शब्द आएगा उसका पहले तृतीय विभक्ति लिख करके बाद में सहितम लिख दोगे, यानी सह वाला भी आपको क्लियर हो गया। अनु, उप और सह आपके अविभाज्य समास के क्लियर हो गए। अब आएगा निर। निर का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। निर में भी षष्ठी विभक्ति आएगी, क्योंकि कारक का नियम नहीं है। निर्जनम, इसका संधि विच्छेद होता है निहि प्लस जन्म, और इसका उपसर्ग अलग करेंगे तो निर प्लस जन्म होगा। निर का मतलब होता है अभाव, और जन्म, जन्म नपुंसकलिंग में लिखा हुआ है। जन, जन का मतलब लोग, लोग, लोगों का अभाव, तो पहले लोगों को लिखा जाएगा। लोग का अभाव नहीं होता है, लोगों का अभाव होता है, तो षष्ठी बहुवचन आएगा। जनानाम, लोगों का अभाव है, अभाव। निर्जनम, जनानाम अभाव है। क्लियर हुआ? निर उपसर्ग कहीं पर भी आएगा तो बाद वाले शब्द में षष्ठी बहुवचन लगा करके निर का अभाव लिख दोगे बाद में। अब निर्मशकम, मशक का मतलब होता है मच्छर, तो मशकम नपुंसकलिंग में लिखा हुआ है, यहां पर पुल्लिंग में आ जाएगा, षष्ठी बहुवचन लिखा है। मशका नाम अभाव है, मच्छरों का अभाव, क्योंकि अभाव आ रहा है इसलिए मैं हलंत आएगा। बाद वाले शब्द का पहला स्वर है, स्वर की वजह से मैं हलंत आ रहा है। अगर यहाँ व्यंजन होता तो यहाँ अनुस्वार हो जाता। अब आएगा निर्बाधम। बाधा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो बाधा नाम
निर का मतलब हो जाएगा अभाव है, बाधाओं का अभाव। तो इस तरीके से निर्जनम, निर्वस्कम, निर्वादम जैसे निर उपसर्ग वाले कोई भी शब्द आएंगे तो आप कर लेंगे। यहाँ केवल 3 शब्द आपके मुख्यतः के रूप में, सैंपल रूप में, मॉडल रूप में, उदाहरण के रूप में दिए हुए हैं। आपको केवल माइंड में रखना है। अनु, उप, सह और निर हम पढ़ चुके हैं, अब प्रति पढ़ने जा रहे हैं। एक एक माइंड में रखना है, सारे अविभाव समास के हैं। अविभाव समास एक ही प्रश्न में हम आपको समझा रहे हैं, अस्त व्यस्त नहीं समझा रहे हैं, बहुत मस्त समझा रहे हैं, इसलिए मस्त में ही आपको सीखना है। प्रति, प्रतिदिनम, प्रति जहां पर भी आता है ना उसके बाद वाले शब्द को 2 बार लिख दो बस। दिनम, दिनम, प्रति, है ना, प्रतिदिनम यानी प्रत्येक दिन, प्रतिदिनम। तो प्रतिदिनम को क्या लिखोगे? दिनम, दिनम, प्रति। प्रति मासम, 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 प्रति। प्रति वनम, 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 प्रति। और एक शब्द आता है जैसे संधि होगी यहाँ पर प्रत्येकम, प्रत्येकम हो गया तो आप क्या लिखोगे? एकम, एकम, प्रति। इस तरीके से आपके ये 3 उदाहरण है। बाकी के उदाहरण आप प्रति उपसर्ग वाले कहीं पर भी देख सकते हो, सारे अविभाव समास के होते हैं। लेकिन प्रति के बाद में जो भी शब्द लिखा है एज इट इज लिख करके उसको, उसके बाद में प्रति लिखोगे लास्ट में, ये आपका समास विग्रह होता है। समास विग्रह मिले तो आपको ऐसे करना है, ऐसे मिले तो ऐसे करना है, ऐसे मिले तो ऐसे करना है, कैसे करके वैसे करना है। अब आपका छठा है यथा। यथा शब्द है वो अव्यय है, उपसर्ग नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अविभाव समास में पहला पद अव्यय होता है। यथा शक्तिम, यथा का मतलब के अनुसार, तो शक्तिम शब्द है वो नपुंसकलिंग में लिखा है, तो सेम जो है यहाँ पर लिखेगा शक्तिम अनतिक्रम्य। अनतिक्रम्य के अंदर है जो गति होने के कारण, गति होने के कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है गतिविधि साकल्य सूत्र से, तो यहाँ पर ये द्वितीय विभक्ति में लिखा हुआ है शक्तिम, ठीक है ना। स्त्रीलिंग शब्द द्वितीय एकवचन में लिखा जाएगा, यहाँ द्वितीय विभक्ति आएगी सब में। यथा के अंदर बाद वाले शब्द के अंदर पहला शब्द होगा ना उसमें द्वितीय विभक्ति में, ये तो नपुंसकलिंग में लिखा हुआ है, ये द्वितीय एकवचन में लिखा हुआ है। शक्तिम अनतिक्रम्य यानी शक्ति के अनुसार, यथा शक्तिम, शक्तिम अनतिक्रम्य, यथा बलम, बलम अनतिक्रम्य, बल के अनुसार, यथेच्छम, इसका संधि विच्छेद होगा यथा प्लस इच्छम, तो यथा प्लस इच्छम का क्या होगा? इच्छाम अनतिक्रम्य, इच्छा के अनुसार। तो यथा का कोई भी शब्द आएगा तो आप कर लोगे। अनतिक्रम्य याद रखना, अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य अनुसार, इसको याद रखना, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि पहले बाद वाला शब्द लिखा जाता है लगभग, क्योंकि द्वितीय एकवचन में लिखा जाता है और उसके बाद में अनतिक्रम्य लिखा जाएगा। तो यथा वाला क्लियर हो गया। अनु, उप, सह, निर, प्रति, यथा, यहां तक आगे। अब अपन 7वां प्रकार पढ़ रहे हैं अविभाव का। आ का मतलब होता है तक, आ का मतलब होता है तक। आ समुद्रम, तो समुद्रम पर्यंतम, यहां द्वितीय विभक्ति आएगी, यहां नपुंसकलिंग है। समुद्रम पर्यंतम, पर्यंतम का मतलब होता है तक, समुद्र तक। आ समुद्रम, समुद्रम पर्यंतम। आ दानम, दानम पर्यंतम, दानम तक। आ धारम, धारम पर्यंतम यानी धार तक। आ गया समझ में? आ उपसर्ग वाला कोई भी शब्द आएगा तो बाद वाले शब्द को एज इट इज लिख करके पर्यंतम लिख दोगे। इस तरीके से माइंड में रखना है आपको, पूरे पूरे राइट करने हैं, कोई भी शब्द पीछे नहीं छोड़ना है, पूरा क्लियर करना है। अब आपके अविभाव समास चरम सीमा पर पहुंच रहा है, क्योंकि आपने 7 प्रकार याद कर लिए। देखिए किताबों के अंदर एक एक के बहुत सारे पेपर भरे हुए हैं, उसको पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग भारी हो जाता है, लेकिन तरीका समझ में आ गया तो उसके बाद में कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अभी आपको अनु, उप, सह, निर, प्रति, यथा, आ और अन्य के अंदर 2-4 शब्द आपने याद कर लिए, तो उसके बाद में ज्यादा पढ़ने की कहां जरूरत है। कोई भी शब्द आपके सामने आएगा तो उसको पछाड़ के रख दोगे आप। यहां पर आ वाला हो गया, यहां पर अन्य, अन्य शब्दों में एक एक शब्द में लाखों शब्द समाये हुए हैं, इसलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्रकार और बनते हैं, 14 प्रकार होते हैं, लेकिन इनको छोड़ करके अपने 8वें में अन्य लिख करके बता दिया है, क्योंकि आप 7 तक तो समझ गए, मुख्य रूप से वही हो रहे हैं। यहाँ पर देखो इति हरि, हरि शब्द नपुंसकलिंग में लिखा है, देखो, क्योंकि मैंने कहा कि छोटी ई की मात्रा होती है तो मधु, दधी, दधी की तरह लिखा जाता है, तो ये क्या है? नपुंसकलिंग में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इति हरि, हरि यानी इति के बाद में कोई भी शब्द आएगा तो उस शब्द के लिखने के बाद में शब्द से प्रकाश लिखोगे। इति हरि यानी हरि शब्द से प्रकाश है, इति दिनेश है यानी दिनेश शब्द से प्रकाश है, इति विष्णु यानी विष्णु शब्द से प्रकाश है। बात आ गया समझ में? इति के बाद में कोई भी शब्द आएगा तो उस शब्द को लिख करके शब्द से प्रकाश लिखोगे। अब अधि हरि, अधि का मतलब अधिकरण कारक होता है, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, तो अधि के बाद में जो भी शब्द आएगा, समझ में आ रहा है क्या? अरे इतने भी जल्दी नहीं बोल रहे भाई। अधि शब्द के बाद में हरि शब्द आएगा तो उस हरि शब्द
के अंदर सप्तमी विभक्ति लगानी है। तो ये देखो हरौ सप्तमी आ गई और फिर इति लगाना है। इस इति का इससे कोई मतलब नहीं। हरौ इति, इति नहीं लगाओगे तो भी ये सही हो जाएगा। अधि हरि का मतलब हरौ आ गया समझ में। अधि लता तो लतायाम इति, लतायाम आ जाएगा, सप्तमी विभक्ति आ गया समझ में। इस तरीके से अधि के बाद में कोई भी शब्द आएगा तो ये तो सामासिक शब्द है, ये अलग अलग लिखा है लेकिन साथ में ये अलग अलग है, ये विग्रह है। अब ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपके क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंचगंगम, पंचगंगम तो यहां पर पहला पद संख्यावाची है, लेकिन यहां पर कोई नदीवाची शब्द होता है तो अव्यय भाव में चला जाता है, वो आपके द्विगु समास में नहीं रहता है। प्रथम पद संख्यावाची होता है तो द्विगु समास होता है, लेकिन यहां पर ये द्विगु समास में नहीं जाएगा। पंचगंगम तो बाद वाले गंगा नाम, पंचानाम, गंगा नाम समाहार है, बाद वाले शब्द को नहीं लिखना है। यहाँ पर समास विग्रह भी द्विगु समास की तरह करना है, लेकिन कौन सा समास है ये, अव्यय भाव। कई बार रीट में पूछा गया, कई बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया है और 10th में भी पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पंचानाम गंगा नाम समाहार, समास का नाम क्या है, अव्यय भाव, लेकिन है किसके जैसा, द्विगु जैसा। अब देखो द्वि यमुनम, द्वयो यमुनयो समाहार है, यहाँ षष्ठी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन क्योंकि बहुवचन है, दो तो द्विवचन है, इसे षष्ठी द्विवचन, षष्ठी द्विवचन। द्वयो यमुनियो समाहार है, दो यमुनाओं का समूह है। आ गया समझ में। अब सुभारतम, सु शब्द के बाद में कोई भी अच्छा सा शब्द आए तो उस शब्द को लिख करके समृद्धि लिख दोगे, भारतस्य समृद्धि, सुभारतम। अति क्रोधम, अति उपसर्ग आता है तो अपत्य लिखोगे, बाद वाले शब्द में षष्ठी विभक्ति लगा करके अपत्य लिख दोगे। कोई भी शब्द आएगा तो ऐसा। क्रोधस्य अपत्य है, क्रोध की अधिकता। उसके बाद में शाक प्रति, शाक प्रति शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस इधर आएगा शाक प्रति, प्रति का मतलब एक मतलब सैंपल, शाक प्रति, शाकस्य लेश है, सब्जी का अभाव। इस तरीके से आपके अव्यय भाव समास, गागर में सागर यानी एक घड़े में पूरा समुद्र समा दिया है। इसी के साथ में ये आपका अव्यय भाव समास पूरा हो गया है। अव्यय भाव समास की छोटी सी लिस्ट बना करके दिमाग में रखोगे, कागज में लिखा हुआ कागज में ही रह जाएगा, दिमाग में लिखा हुआ हमेशा साथ में रहेगा। इसलिए आप इस चीज को दिमाग में रखें कि अव्यय भाव समास कितने प्रकार का है, प्रत्येक प्रकार में क्या लिखा हुआ है, तभी जाकर के आप लोग इसको पक्का कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को ये आपके समास पार्ट 2 नाम के वीडियो तक विराम देते हैं, लेकिन आप इसको विराम न दें, तुरंत प्रभाव से अपने प्लेलिस्ट में समास पार्ट 2 खोल करके तत्पुरुष समास को पढ़ना शुरू कर दें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने शुभ चिंतकों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर परिवार को इस अपने लिंक को शेयर करें, सबको बताएं। पूरा संपूर्ण कोर्स यहाँ पर करवाया गया है। 6ठी से 10वीं की किताबें भी बहुत अच्छे तरीके से एक एक शब्द पर व्याकरणात्मक अध्ययन करते हुए पढ़ाए हुए हैं, और इसके अलावा रेट का जितना भी सिलेबस है वो पूरा का पूरा बहुत अच्छे तरीके से विस्तार से करवाया हुआ है। इसीलिए आप लोग इससे वंचित न रहें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो, शुरू हमसे करो। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।